नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अब जब तक यहाँ से पर रानी अवंतिका फिर से वापस से महल में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर सभी स्टाफ एक तरफ इकट्ठा हो रखे थे और इधर यहाँ पर जया धनंजय के कमरे के बाहर खड़ी थी। इसलिए वो यहाँ पर जल्दी से अब कहती है कि इस दरवाजे को तोड़ो कि तब इंद्रजीत वहाँ पर चाबी लेकर आ जाता है और अब रानी अवंतिका बिना उसको कोई भी उसे चांस देते हुए जल्दी से उसके हाथ से उस चाबी को छीनती और धनंजय को वहां से बाहर निकाल कर लाती है। इधर धनंजय जैसे ही देखता है कि उसकी रानी माँ उसके सामने है तो वो उसके हाथ को पकड़कर अब अपनी रानी माँ को अब अपने कमरे से बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है। तो वहीं रानी अवंतिका भी अभी धनंजय को इस तरह से उसे पकड़कर खींचता हुआ देखकर अब वो भी उसके पीछे पीछे ही जाने लगती है। धनंजय सीधा ही कमरे से बाहर आता है तो वो बाहर देखते हैं कि बाहर वहाँ पर जया खड़ी थी, साथ के साथ इंद्रजीत और दिव्यांशी ये भी वहीं पर ही खड़े थे। तो वहाँ पर कुछ स्टाफ के लोग भी थे, लेकिन अब धनंजय क्योंकि उसकी रानी माँ उसके साथ थी इसलिए वो दिव्यांशी को देखकर ना तो डरता है और ना ही कोई रिएक्ट करता है, जबकि वो अभी यहाँ पर बिना कुछ कहे ही अपनी रानी माँ के हाथ को पकड़कर आगे की तरफ लेकर ही चला जाता है। ऐसे जाते जाते अब यहाँ पर रानी अवंतिका को भी समझ में नहीं आ रहा था कि धनंजय आखिर उसे कहाँ लेकर जा रहा है, वो उसे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। इधर यहाँ पर रानी अवंतिका बस उसके साथ चलती रहती है। तो जैसे ही दिव्यांशी ने ये देखा कि धनंजय अब अपनी रानी माँ को सब कुछ बता देगा तो दिव्यांशी डर गई थी। उसे पता था कि ये यहाँ की रानी है, वो उसे कोई भी पनिशमेंट दे सकती थी और वो धनंजय को कितना प्यार करती थी वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए दिव्यांशी अब यहाँ पर धीरे से इंद्रजीत के कान में कहती है अब क्या होगा अगर इस धनंजय ने हमने क्या किया है ये सब कुछ अगर इस अवंतिका को बता दिया तो ये तो हमें फिर कोई ना कड़ी तो पनिशमेंट देगी ही देगी। अब हमें इनके हाथों से कौन बचाएगा। दिव्यांशी को इस तरह से डरा हुआ देखकर और उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर इंद्रजीत कहता है पता नहीं दिव्यांशी, वो तो देखो, लेकिन मैं भी इतना ही कहूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। अरे भला ऐसे कैसे अवंतिका तुम्हें सजा दे देगी। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पर ही हूँ तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा बस मैं ये कोशिश करूँगा कि वो तुम्हें पनिशमेंट देते हुए तुम्हें ज़्यादा कुछ ना कहे। तो वहीं ये दोनों जो कि अभी डरे हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ अभी धनंजय यहाँ पर रानी साहिबा को स्टेयरकेस से सीधा नीचे हॉल की तरफ लेकर आ जाता है और अब हॉल से निकलते हुए वो भी यहाँ पर उन्हें गार्डन एरिया की तरफ लेकर चला जाता है। इधर रानी अवंतिका भी हैरानी से बस धनंजय के ही साथ जाती जा रही थी। उनके भी मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर धनंजय क्या दिखाना चाहता है, आखिर उनकी एब्सेंस में यहाँ पर क्या हुआ है। और अब यहाँ पर जैसे ही धनंजय अब वहाँ पर आता है तो अब धनंजय वहाँ पर आने के बाद अब कहता है रानी माँ, ये मेरा नया फ्रेंड बना था, देखिए ना ये रो रहा है। जैसे ही अब यहाँ पर जैसे ही रानी माँ अब धनंजय की इस बात को सुनकर उसकी तरफ देखती है तो अब वो कहती है हाँ आगे बताओ धनंजय, उसके बाद क्या हुआ। अब ये फ्रेंड बना था लेकिन ये अभी भी तो आपका फ्रेंड ही होगा ना फिर। अब यहाँ पर अब अपनी रानी माँ की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय कहता है नहीं रानी माँ, ये तो मेरा फ्रेंड है, लेकिन देखिए ना आपकी वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसने इसकी रानी माँ को उससे दूर कर दिया, उसकी मम्मा को उसने गोली मार दी और मेरा फ्रेंड रो रहा है। मेरा फ्रेंड अभी बहुत ही दुखी है क्योंकि अब उसकी मम्मा मर गई है। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सुनते ही जब रानी माँ अब उस तरफ देखती है तो वहाँ पर सच में अब एक छोटा सा कबूतर था और उसके पास ही अब एक और कबूतर लेटा हुआ था। जो कबूतर वहाँ पर लेटा हुआ था वो मरा पड़ा था।
ये देखकर अब अवंतिका समझ गई थी कि यहाँ उसकी गैर हाजिरी में यहाँ पर क्या हुआ है। वो समझ गई थी कि दिव्यांशी ने यहाँ पर इस कबूतर को गोली से निशाना बनाया है, उसने इसका शिकार किया है और इसलिए वो यहाँ पर अब अपने गार्ड को आवाज़ लगाने लगती है। जैसे ही वहाँ पर एंट्रेंस में खड़े हुए गार्ड को रानी अवंतिका के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से दौड़कर अब वहीं पर गार्डन में ही आ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो अब रानी साहिबा उनसे कहती है, देखिए इस कबूतर की माँ को दफन कर देना, ये मर चुकी है और हाँ, जहाँ पर भी आप इसे दफन करोगे वहाँ पर एक पेड़ भी लगा देना। इधर रानी साहिबा की ये बात सुनते ही अब वो गार्ड अब हमें अपना सिर हिलाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए अब वो उनकी आंखों के सामने से ही अब उस मरे हुए कबूतर को अपने हाथों में उठाकर ले जाता है। वो उसको दफन करने के लिए अपने काम में लग जाता है। तो वहीं इधर रानी अवंतिका भी अब वो यहाँ पर जो दूसरा कबूतर जो उस मरे हुए कबूतर का बच्चा था, उस कबूतर को अब अपनी हथेली पर रखकर उसे अब अपने साथ लेकर जाने लगती है। जब यहाँ पर रानी अवंतिका उसे साथ लेकर जा रही थी तब वही अभी धनंजय अब उस कबूतर से कहता है, अब धनंजय अब अपनी रानी माँ से कहता है, रानी माँ आप बताइए ना रानी माँ, देखो उन्होंने इस कबूतर के साथ बहुत ही गलत किया है, उन्होंने इससे इसकी माँ को छीना है, इसलिए आप उन्हें पनिश करेगी ना रानी माँ। इधर धनंजय की इस बात पर अब यहाँ पर अवंतिका कहती है, हाँ जरूर करूँगी धनंजय। अब चलो अपने नए दोस्त को राजमहल तो घुमाओ, उसे दिखाओ कि आपका राजमहल अंदर से कैसा है। क्योंकि रानी अवंतिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो छोटे से धनंजय के सामने किसी को भी कुछ भी कहे। इधर अपनी रानी माँ की ये बात सुनते ही अब धनंजय भी अब उस कबूतर को अपनी रानी माँ के हाथ से अपने हाथ में लेता है और अब वो उसे कहता है, चलो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपना राजमहल दिखाता हूँ। और साथ के साथ अब वो उस कबूतर से कहता है, देखो अब तुम भी हमारे फैमिली मेंबर हो, इसलिए खुद को अकेला बिल्कुल भी मत समझना। देखो रानी माँ तुम्हें भी उतना ही प्यार करती हैं जितना कि वो मुझसे करेंगी, मुझे पता है। तो वहीं अब यहाँ पर धनंजय जब उस कबूतर को लेकर वहाँ से चला जाता है तो अब रानी साहिबा अब यहाँ पर हॉल में आने के बाद अब दिव्यांशी का नाम बड़े ही जोर से चिल्लाती है। जैसे ही रानी साहिबा ने यहाँ पर दिव्यांशी का नाम चिल्लाया, दिव्यांशी जो कि अभी भी ऊपर धनंजय के कमरे के ही बाहर खड़ी थी, उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि जब रानी साहिबा को सच का पता चलेगा तो वो जरूर कुछ ऐसा ही रिएक्ट करेगी। और जो उसने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। इसलिए जैसे ही यहाँ पर अब अवंतिका ने उसका नाम पुकारा तो दिव्यांशी भी यहाँ पर सीधा ही घबराते हुए अब हॉल में उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। इसलिए अब रानी साहिबा अब दिव्यांशी को कहती है, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब दिव्यांशी अपनी सफाई देने के लिए कुछ कहती कि उससे पहले ही रानी अवंतिका उन्हें रोक देती है। एनीवे, मुझे नहीं सुनना है क्योंकि तुमने एक बेजुबान पक्षी को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अभी के अभी इस राजमहल से बाहर निकल जाओ और दोबारा मुझे इस राजमहल में कभी भी दिखाई मत देना, क्योंकि क्योंकि मेरे इस महल में मासूमों की जान लेने वालों की कोई भी जगह नहीं है। जैसे ही ये कड़ी सजा यहाँ पर रानी अवंतिका ने दिव्यांशी को सुनाई तो ये सुनते ही जहाँ पर दिव्यांशी अब वहाँ पर अपने हाथों को जोड़कर कह रही थी, प्लीज़ रानी साहिबा, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें इतनी कड़ी सजा मत दीजिए, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। इधर अब उसके साथ अब यहाँ पर इंद्रजीत सीधा ही अब रानी साहिबा के सामने अब दिव्यांशी का साथ देने के लिए अब आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही रानी साहिबा ने उसे राजमहल से जाने के लिए कहा तो इंद्रजीत को एक पल में ही यहाँ पर अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आता है। इसलिए वो दिव्यांशी को यहीं राजमहल में रखने के लिए ही कहता है, रानी साहिबा देखिए, इनसे गलती हुई है, लेकिन आप इतनी कठोर तो नहीं हो ना, आप इतना कठोर डिसीजन कैसे ले सकती हैं। हाँ, उनके हाथों से मैं मानता हूँ उन्होंने एक कबूतर का शिकार किया है, लेकिन किसी इंसान का तो नहीं किया। इसलिए देखिए, अगर आप इन्हें सज़ा देना चाहती हैं तो इन्हें कोई छोटी सी सज़ा दीजिए, क्योंकि जो आप सज़ा दे रही हैं वो सच में बहुत ही बड़ी हैं।
हालांकि रानी अवंतिका तो पहले ही इंद्रजीत और दिव्यांशी को एक साथ देख चुकी थी। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था वो ये अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी और इंद्रजीत इस तरह से सबके सामने दिव्यांशी का साथ क्यों दे रहा था वो ये भी अच्छी तरह से समझ पा रही थी। इसलिए अब यहाँ पर रानी साहिबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और रानी साहिबा अब यहाँ पर सीधे ही अब इंद्रजीत से कहती है, देखिए, अगर आपको अपनी पत्नी और अपने बेटे से ज़्यादा एक सिक्योरिटी गार्ड पर भरोसा है तो हम आपको भी यही सलाह देंगे कि आप भी इस राजमहल से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर आपकी भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए ही रानी अवंतिका अब गुस्से से अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं, मानो उन्होंने यहाँ पर अपना एक आखिरी फैसला सुना दिया था और इस फैसले के आगे वो शायद अब किसी की भी सुनने नहीं वाली थी। तो वहीं रानी अवंतिका को इस तरह से ये कहता हुआ सुनकर और अपने कमरे की तरफ जाता हुआ देखकर अब इंद्रजीत को बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो यहाँ पर अपने मन में ही कहता है, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना ही होगा अवंतिका, क्योंकि तुमने आज जो किया ये सच में तुमने बहुत ही गलत किया है। और ये कहते हुए ही वो अब यहाँ पर इंद्रजीत अब फिर से अपने काम में लग जाता है। तो वहीं अब धीरे धीरे ये वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। फाइनली एक दिन अब यहाँ पर ऐसे भी आया जब रानी साहिबा को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली। रानी साहिबा को पता चलता है कि वो अपने इस चीज़ में वो सफल रही हैं, इसलिए अब वो प्रेग्नेंट है। अब वो फाइनली अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अब जब जैसे उन्हें ये पता चली ये बात तो वो सच में उस दिन बहुत ही खुश थी, लेकिन ये जहाँ पर ये बात रानी अवंतिका के लिए खुशी की थी, बाकी सब के लिए ये एक सबसे बड़ा शौक बनती जा रही थी। क्योंकि जब ये बात यहाँ पर उनके सामने आई तो यहाँ पर रानी अवंतिका अब अपने हाथ को अपने पेट पर रखते हुए ही कहती है, तुम सिर्फ मेरी बेटी हो, मेरी बेटी, तुम अपनी रानी माँ का अंश हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पिता कौन है, लेकिन हाँ, तुम सिर्फ मेरी बच्ची हो। रानी साहिबा की यहाँ पर प्रेगनेंसी से वो तो बहुत ही खुश थी, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी की खबर अब धीरे धीरे सभी के कानों तक पहुँच गई थी। यहाँ पर राजमहल में सभी को इस बात के बारे में पता चल गया था और धीरे धीरे यहाँ पर प्रजा को भी इस बात के बारे में पता चल गया था। इस खबर ने जहाँ पर राजमहल में तो लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें इस बात का तो पता ही नहीं था कि आखिर ये प्रेगनेंसी कैसी थी। लेकिन इसका जब ये खबर यहाँ पर इंद्रजीत पीरामल के कानों में जाती है तो ये खबर सुनने के बाद तो इंद्रजीत पीरामल को एक शौक लगता है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना है वो सही भी सुना है या गलत। और वो यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब इतने समय के बाद रानी अवंतिका वापस से पेरिस में आई थी, वो यहाँ पर राजमहल में आई थी, उसके बाद तो उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता ही नहीं बना है। तो फिर वो अचानक से वो माँ कैसे बनने वाली है? आखिर ये माजरा क्या है? इंद्रजीत अब यहाँ पर यही सब सोच कर परेशान हो रहा था। इंद्रजीत को अब लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि रानी साहिबा की जिंदगी में अब कोई और आ गया है। क्या वो यहाँ पर उसकी जो जिस जगह के लिए इंद्रजीत यहाँ पर इतने दिन से सपने देख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ पर अब कोई और नया शख्स आ जाएगा और रानी साहिबा उसे धक्के मार कर यहाँ से निकाल देगी। इधर इंद्रजीत यही सब सोच कर ही परेशान हो रहा था। इधर इंद्रजीत को ऐसे किसी सोच में डूबा हुआ देखकर अब दिव्यांशी से रहा नहीं जाता और अब दिव्यांशी इंद्रजीत से कहती है, क्या हुआ इंद्रजीत तुम्हें? हाँ, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो तुम्हें कोई गहरा शौक लगा हो। वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये शौक की बात नहीं होनी चाहिए ना इंद्रजीत, क्योंकि तुमने जो किया है तुम्हारे कानों में वही तो सुनने के लिए आया है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, जाओ जाकर राजमहल में जाओ और अब उस अवंतिका के साथ अपनी खुशी मनाओ। तुम्हें भी वहाँ पर ही जाना चाहिए। ये दुख की बात तो मेरे लिए है ना इंद्रजीत, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो अब तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम ये कैसे कर सकते हो इंद्रजीत? हाँ, इधर ये सुनते ही यहाँ पर इंद्रजीत कहता है, देखो मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि वो मेरे बच्चे की माँ नहीं है। इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, लगता है कि तुम्हें
कुछ ज़्यादा ही शौक लग गया है इंद्रजीत। अब यहाँ पर दिव्यांशी की इस बात को सुनकर अब इंद्रजीत कहता है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है दिव्यांशी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे जब से वो यहाँ पर आई है तब से हम दोनों के बीच में ऐसा जब कुछ हुआ ही नहीं तो वो कैसे मेरे बच्चे की माँ बन सकती है। इस यहाँ पर अब जैसे ही इंद्रजीत ने ये कहा तो दिव्यांशी भी अब इंद्रजीत की इस बात को सुनकर अब उसे भी उसके ऊपर यकीन होता है। और अब दिव्यांशी अब अचानक से कहती है, लगता है कि फिर तो इंडिया में उसे उसका कोई नया यार मिल गया है। अब उनकी ये बात सुनते ही अब इंद्रजीत का गुस्सा एकदम से ही साथ में आसमान पर होता है और वो बस यहाँ पर दिव्यांशी को घूर घूर कर देख रहा था, मानो अभी अगर उसका बस चलता तो वही यहीं अपने हाथों से दिव्यांशी को ही मार देता। लेकिन वो ये बात जानता था कि इसमें दिव्यांशी की कोई गलती नहीं, क्योंकि जो चीज़ अभी उसके सामने थी वो सही ही तो थी। इधर वक्त वैसे ही धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा था और इंद्रजीत यहाँ पर अपने गुस्से में दिन पर दिन उबलता ही जा रहा था। और इधर रानी साहिबा भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रही थी। रानी साहिबा भी एक बड़े से खतरा जो कि अभी उसकी तरफ बढ़ रहा था उससे अभी तक अनजान थी। रानी साहिबा को उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर रानी साहिबा अपनी इस प्रेगनेंसी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ इंद्रजीत का यहाँ पर गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अब फाइनली उसने रानी साहिबा को मारने तक का प्लान बना लिया था। क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि अब यहाँ पर रानी साहिबा को उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चा उसका नहीं था। इधर रानी साहिबा का अब यहाँ पर 9वां महीना कंप्लीट होने वाला था और वो अब यहाँ पर अपने मन में कहती है, पता नहीं जो मैंने किया है वो सही भी किया है या नहीं। अरे मेरे बच्चे पर पता नहीं उस केमिकल का कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा ना। अब रानी साहिबा यहाँ पर उसी केमिकल के बारे में सोचती है जो उसके गुरुदेव ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था। अब वो यही सोचती है कि उसने तो उस केमिकल में से बस उसकी एक ही बूंद इस्तेमाल की थी, लेकिन बस उसके बच्चा सही सलामत हो, कहीं उसने ये सब करके कोई अनर्थ तो ना कर दिया हो। यहाँ पर अवंतिका भी अपने होने वाले बच्चे की चिंता में ही थी। वो यहाँ पर अभी अपनी सोच में ही थी कि तभी अब उनके रूम का दरवाजा अब नॉक होने लगता है। अब यहाँ पर जैसे ही रानी अवंतिका भी इससे पहले के उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती, क्योंकि उनका दरवाजा वैसे तो खुला हुआ था, इसलिए कुछ देर के नोक के बाद अब एक शख्स सीधा ही अब यहाँ पर उस दरवाजे को अपने आप ही खोलकर अंदर आ जाता है। जैसे ही कोई अब यहाँ पर उनके बिना कहे ही अंदर आता है तो इस बात पर अवंतिका हैरान होती है कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें हो गई जो बिना उनकी परमिशन के यहाँ पर कमरे के अंदर आ गया। और वो जब यहाँ पर पीछे मुड़कर देखती है तो उनके सामने एक आदमी खड़ा था और उस आदमी ने किंग का मास्क पहना हुआ था। अब उस शख्स को देखकर अब यहाँ पर अवंतिका को लगता है कि ये किंग यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये तो उनका प्राइवेट कमरा था जहाँ पर किंग नहीं आ सकते थे, इसलिए अवंतिका को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही कहती है, किंग आप यहाँ पर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या बदतमीजी है किंग। हाँ, क्या आप किसी के भी प्राइवेट रूम में इस तरह से आ जाएंगे? आपको इस तरह से मेरे कमरे में आने का हक किसने दिया? गुस्से में जैसे ही अवंतिका ने ये सवाल अब यहाँ पर इस किंग के मास्क को लगाए हुए आदमी से ये कहा तो ये सुनते ही अब वो आदमी कहता है, ये हक तुम्हारे पति ने दिया और किसने दिया? अब चलो बताओ हमें कि राजमहल का अब चलो अब तुम अपने हाथों से ही हमें राजमहल का ये होल्ड दे दो। अब आज से यहाँ का सारा काम सुचारू रूप से हम करेंगे। इधर ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि जो शख्स अभी यहाँ था वो भी नहीं समझ पाई कि ये किंग नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। और ये कहते हुए ही वो भी यहाँ पर अपने पास में रखे हुए अब जल्दी से एक फ्लावर वास को अब अपने हाथ में उठाकर अब सीधा ही अब वो जिस शख्स को वो भी किंग समझ रही थी अब उसके ऊपर फेंक देती है। उसके ऊपर इस फ्लावर वास को फेंकने के बाद वो इधर अवंतिका दूसरी तरफ उसे जाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ उसकी तलवार थी, इसलिए जल्दी से वो दूसरी तरफ बढ़कर अपनी तलवार को अपने हाथों में उठा लेती है और अब इस शख्स को वार्न करते हुए ही कहती है,
जाओ जाओ यहाँ से, देखो मैं अभी भी आखिरी बार कह रही हूँ, अभी अभी यहाँ से जाओ, ये मेरा प्राइवेट रूम है। इधर अवंतिका की ये बात सुनते ही वो आदमी कहता है, रानी साहिबा, जितना आपको कहा जाए बस उतना ही कीजिए, नहीं तो ये आपके लिए भी सही नहीं होगा। और अब उस शख्स की ये बात सुनते ही अब अवंतिका भी अब समझ जाती है कि जिस शख्स को वो यहाँ पर इतने प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी वो ऐसे नहीं मानेगा। इसलिए वो यहाँ पर अपनी तलवार से अब सीधा ही उसके ऊपर एक अटैक कर देती है। जैसे ही रानी अवंतिका ने अब अपनी तलवार से उस आदमी के ऊपर अटैक किया तो वो आदमी अभी दूसरी तरफ गिर जाता है और यहाँ पर अवंतिका अब जल्दी से वहाँ से बाहर निकलकर दूसरी तरफ चली जाती है। और क्योंकि जब ये आदमी गिरता है तो अब रानी अवंतिका समझ जाती है कि उसका भी यहाँ से निकल जाना ही ठीक है, क्योंकि उसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और इधर वहाँ पर अब वो राजमहल के एक रूम में जाकर छिप जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर वो खुद इस समय अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर थी। उसे पता था कि उसका 9वां महीना चला हुआ है। ऐसी हालत में उसके लिए भी फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए उसे इस समय अपने बच्चे को और खुद को बचाना था। इसलिए उस समय वो बस एक रूम में छिपना ही बेटर समझती है। जब वो यहाँ पर इस कमरे में छिप जाती है तो वो दरवाजे के की होल से उस कमरे से बाहर देखती है। रानी अवंतिका ने जैसे ही उस कमरे से बाहर देखा तो वहाँ पर 4 से 5 लोग बाहर खड़े हुए थे, जिन्होंने सब ने ही यहाँ पर किंग का मास्क लगाया हुआ था। इतने सारे लोगों को जिन्होंने किंग के जैसा मास्क लगाया हुआ था, ये देखकर तो यहाँ पर अवंतिका को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर इनमें से असली किंग कौन है। ये सब आखिर आज उसके साथ क्या हो रहा है। इतने सारे किंग का मास्क लगाए हुए आदमी आखिर ये कौन है। यहाँ अवंतिका अभी अपनी ही सोच में थी, वो भी यही सोच रही थी कि तभी अब अचानक से उसके कानों में अब धनंजय की आवाज़ आती है। जैसे ही धनंजय की आवाज़ अब अवंतिका के कानों में आती है तो ये सुनते ही तो अब अवंतिका को एकदम से धनंजय की ही चिंता होती है। और वो यहाँ पर कहती है, प्लीज़ प्लीज़ बच्चे, अभी अपने रूम से बाहर बिल्कुल भी मत आना। अगर आप अभी अपने रूम से बाहर आए तो देखो ये आपकी जान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पर अवंतिका को अपने से ज़्यादा अब अपने बेटे धनंजय की चिंता हो रही थी, क्योंकि अब अवंतिका समझ गई थी कि जो लोग यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हुए हैं किंग का मास्क लगाए हुए, वो बहरहाल में रानी अवंतिका से राजमहल का होल्ड चाहते हैं। और उसके लिए वो उसके साथ अब कुछ भी कर सकते थे। वो एक पल के लिए भी धनंजय को भी मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अब उसे धनंजय को लेकर ज़्यादा चिंता थी। उनकी इधर उसके दुश्मनों का ध्यान धनंजय के ऊपर जाए, इससे पहले ही अब वो यहाँ पर अब धनंजय के बारे में सोचकर अब खुद ही उस रूम से बाहर निकल कर आ जाती है। क्योंकि रानी अवंतिका सोचती है कि जब तक वो आदमी वो भी उससे दूर खड़े थे इस कमरे से, इसलिए वो सोचती है कि वो बस धीरे धीरे जाकर जल्दी से धनंजय के कमरे का बाहर से दरवाजा बंद कर आ जाएगी, ताकि धनंजय खुद यहाँ पर इन लोगों के सामने ना आ पाए। वो भी यही सोचती है, वो बस किसी तरह से धनंजय के रूम को बाहर से बंद कर दे, इससे पहले कि वो यहाँ पर धनंजय के रूम के दरवाजे के बाहर से बंद करने के लिए जाती कि उससे पहले ही उन्हें किसी ने अब पीछे से पकड़ लिया था और वो उन्हें उनके बालों को खींचकर अब वहाँ से उन्हें घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। रानी साहिबा अब यहाँ पर अपने आप को अब उससे छुड़वाने की कोशिश करती है, क्योंकि एक तो ये यहाँ पर उनकी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना था और ऊपर से ये शख्स जो उसे इस तरह से बालों से खींच कर लेकर जा रहा था, उन्हें बहुत ही पेन हो रहा था, क्योंकि ये शख्स यहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी के भी बारे में नहीं सोच रहा था। और अब वो यहाँ पर गुस्से में उसे देखते हुए ही कहती है, कायर कहीं के एक औरत के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, क्या तुम्हें ये भी पता नहीं है? और वो भी उसके इस ऐसे समय पर काश अगर अभी हमारी मजबूरी नहीं होती तो हम तुम्हें अच्छी तरह से बताते। इधर यहाँ पर रानी साहिबा की ये बात सुनते ही अब वो आदमी कहता है, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ अभी तक तो मैंने बस तुम्हें ऐसे पकड़ कर ही घसीटा है, अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं है, इसलिए चलो मुझे चुपचाप बता दो कि वो केमिकल कहाँ है।
अब जैसे ही इस शख्स ने यहाँ पर रानी साहिबा से उस केमिकल के बारे में ने पूछा, ये सुनते ही तो रानी अवंतिका को एक शौक सा लगता है कि आखिर इन लोगों को उस केमिकल के बारे में कैसे पता चला। लेकिन अब यहाँ पर रानी अवंतिका कहती है, देखिए मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब रानी अवंतिका की ये बात सुनते ही वो आदमी अब रानी साहिबा को अब स्टेयरकेस के पास लेकर आता है और वो अब उन्हें स्टेयरकेस से खींचते हुए ही अब यहाँ पर कहती हैं नीचे की तरफ, उन्हें खींचते हुए ही ऐसे स्टेयरकेस से ही नीचे की तरफ लेकर जाने लगता है। ये सारी चीज़ें अब धनंजय यहाँ पर अपने रूम के दरवाजे से देख रहा था, क्योंकि जब बाहर ये ऐसे उसकी रानी माँ की जब उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है तो धनंजय सबसे पहले तो अब वो अपने दरवाजे के की होल से ही ये सब देख रहा था कि किस तरह से उसकी रानी माँ को स्टेयरकेस से खींचते हुए लेकर जाया जा रहा है। इसलिए उस वक्त उसे यही लग रहा था काश यहाँ पर कोई मैजिक हो जाता और वो जल्दी से एकदम बड़ा हो जाता और इन बुरे लोगों से वो अपनी रानी माँ को बचा लेता। तो वहीं इधर दूसरी तरफ रानी अवंतिका के कंधे पर अब चोट लगी हुई थी, क्योंकि जब उसे घसीट कर लाया जा रहा था तब उनके कंधे पर चोट लग गई थी। अब उन्हें खुद से ज़्यादा यहाँ पर फिर भी अपने बच्चों की ही चिंता थी, क्योंकि एक बच्चा तो अभी वहाँ पर उसका कमरे में था और एक उसके पेट में था। उसे सबसे ज़्यादा इन दोनों ही बच्चों की चिंता थी। तो वहीं अब वो उस आदमी ने तब तक यहाँ पर अवंतिका को जोर का एक थप्पड़ मार दिया। जैसे उस आदमी ने अवंतिका को थप्पड़ मारा तो वो यहाँ पर गिरने ही वाली थी कि तभी अवंतिका ने अब खुद को संभालते हुए ही कहा, हम आप में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इधर ये सुनते ही वो आदमी जिसने रानी साहिबा के बालों को पकड़ा हुआ था वो अब उनकी ओर भी करीब आता है। इससे पहले कि वो उनके साथ अब कुछ भी करता कि तभी उनके ऊपर अब कुछ गिर जाता है, जिससे कि वो आदमी के सिर पर अब गहरी चोट लग जाती है। और ये देखकर जैसे ही वो सभी अब ऊपर की तरफ देखते हैं कि आखिर ऊपर से किसने क्या गिराया है, तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि धनंजय खड़ा था। धनंजय यहाँ पर अब अपनी रानी माँ की तलवार के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था, क्योंकि धनंजय ने ऊपर से एक पोट उस शख्स के ऊपर गिरा दिया था। और अब वो यहाँ पर धनंजय अब स्टेयरकेस से उस तलवार को लेकर नीचे की तरफ आकर कहता है, छोड़ो हमारी रानी माँ को, वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। क्योंकि धनंजय ने जब अपनी रानी माँ का ये हाल दरवाजे के की होल में से देखा तो एक पल के लिए तो वो यहाँ पर किसी को मन ही मन में हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन जब वो देखता है कि ऐसे तो उसकी रानी माँ मर जाएगी तो वो हिम्मत करके खुद ही यहाँ पर इन लोगों से लड़ने के लिए आ जाता है। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब वो आदमी जिसे यहाँ पर उस पोट से चोट लगी थी अब उसका मास्क अचानक से ही नीचे गिर जाता है। जैसे ही उसका मास्क यहाँ पर नीचे जमीन पर गिर जाता है तो उस शख्स के चेहरे को देखकर अब यहाँ पर रानी अवंतिका कहती है, देवराज गुलेरिया तुम यहाँ पर। तो वहीं अब धनंजय भी अब उन्हें गुस्से में से देखकर कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए ही अब धनंजय उस तलवार से अब देवराज गुलेरिया के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी अब रानी साहिबा उनसे कहती है, धनंजय बेटा प्लीज अभी आप यहाँ से जाओ। इधर ये रानी साहिबा की ये बात सुनते ही यहाँ पर धनंजय कहता है, नहीं रानी माँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। मैं इस हालत में आपको इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। या आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है रानी माँ, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से मत भेजिए। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही वहाँ पर खड़ी दिव्यांशी अब कहती है, बेटे बीते भर का है और बातें इतनी बड़ी कर रहा है जैसे ये हम सब से इसे बचा लेगा। और ये कहते हुए ही दिव्यांशी अब धनंजय की उस तलवार को छीन लेती है। जब यहाँ पर दिव्यांशी धनंजय से उस तलवार को छीन रही थी तो यहाँ पर दिव्यांशी के हाथ में भी एक यहाँ पर कट लग जाता है, जिससे कि अब दिव्यांशी के हाथ से खून बहने लगता है। ये जैसे ही यहाँ पर दिव्यांशी के हाथ से खून बहना शुरू हुआ तो ये देखकर तो अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया जल्दी से अब अपने मास्क को उठाता है और फिर से पहन लेता है। और अब वो धनंजय के पास जाकर अब उसे मारने ही वाला था कि तभी उसके ही एक आदमी ने कहा, इसे मारना है तो मार दो, लेकिन देखो याद रहे तड़पाने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही इसे मार दो। इधर अपने आदमी की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया अब धनंजय को अब अपने हाथ से उठाकर हवा में ले जाता है।
क्योंकि जिस आदमी ने ये यहाँ पर कहा था कि इसे मारना है तो मार दो, ये कोई और नहीं बल्कि ये खुद धनंजय का पिता ही था, यानी कि देवराज मारवा ही था। और इधर जैसे ही यहाँ पर देवराज गुलेरिया अब यहाँ पर उसे हवा में लेकर जाता है तो इधर दूसरी तरफ अब वो उसे हवा में ही फेंक देता है। उसे एक पल के लिए भी ये दया नहीं आई कि वो एक बच्चे को इतने ऊपर कैसे फेंक सकता है। तो वहीं रानी साहिबा ने भी जब धनंजय को इस तरह से हवा में उसे फेंकते हुए देखा तो ये देखकर तो वो भी यहाँ पर धनंजय का नाम लेकर जोर से चिल्लाने लगती है। तो वहीं देवराज गुलेरिया अब अचानक से अब अवंतिका के बालों को खींचकर अब उसे खड़ा करके अब उसके सामने की तरफ एकदम से धक्का दे देता है। तो वहीं जैसे ही यहाँ पर उस देवराज गुलेरिया ने अवंतिका को धक्का दिया तो अवंतिका को यही लगता है कि अब शायद वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर धनंजय को भी फेंक दिया गया था जो किसी भी वक्त यहाँ पर नीचे गिरकर उसका सिर भी फट सकता था, तो वहीं दूसरी तरफ अवंतिका को भी सीधे की तरफ ही धक्का दिया था जिससे वो सीधा ही अपने पेट के बल गिरने वाली थी। अवंतिका की अब यहाँ पर कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। यही सोचकर अब उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। तभी अब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। जैसे ही अब यहाँ पर वो अचानक से सेफ महसूस होती है तो जब वो अपनी आंखें खोलती है तो यहाँ पर उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद किंग था, क्योंकि किंग ने उन्हें गिरने से बचा लिया था। किंग को भी यहाँ पर एकदम से देखकर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें भी यहाँ पर सीधा ही इंद्रजीत की सारी प्लानिंग समझ में आ जाती है। अब वो एक एक करके सारी की सारी कड़ियों को जोड़ने लगती है। जब वहां पर उसके दरवाजे में जिस तरह से वो शख्स आया था जिसे वो किंग समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत ही था, जिसने ये कहा था कि वो राजमहल का सारा होल्ड अब उसे दे दे। अब वो यहाँ पर सब समझ जाती है कि इंद्रजीत ने उसे फिर से किंग का मास्क लगाकर धोखा दिया है। इससे पहले कि वो कुछ कहती कि तभी उनकी नज़र अब सामने किंग के आदमी की गोद में जाती है, जिसकी गोद में अभी धनंजय था, क्योंकि जब देवराज गुलेरिया ने धनंजय को फेंका था तो उस समय वहां पर किंग के आदमी ने आकर धनंजय को पकड़ लिया था और उसे बचा लिया था। इधर धनंजय के चेहरे पर एक स्माइल थी। अब धनंजय के चेहरे की स्माइल को देखकर अब रानी साहिबा एक पल में ही अपने दुख को भुला देती है। तो वहीं किंग अब अवंतिका को संभालते हुए अब वो देवराज गुलेरिया के सीने पर अब एक जोर की लात मारते हैं और साथ के साथ वो अपने आदमियों से भी कहते हैं इन्हें अभी के भी यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ, क्योंकि वो भी यहाँ पर रानी अवंतिका को इस हालत में अब यहाँ पर रहने नहीं दे सकता था। और क्योंकि धनंजय भी अभी छोटा था इसलिए वो सबसे पहले इन दोनों की सिक्योरिटी को देखना चाहता था। इधर जैसे ही किंग ने यहाँ पर अपने आदमियों से ये कहा तो भी यहाँ पर वो आदमी अब धनंजय और अवंतिका को राजमहल से बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है। तो वहीं किंग ने भी अभी उन सबको वहीं पर ही रोक कर रखा हुआ था। वो यहाँ पर किसी को भी रानी अवंतिका और धनंजय को रोकने के लिए आगे तक नहीं बढ़ने देते। ये यहाँ पर ये सारी की सारी बातें भी यहाँ पर इस बूढ़ी सिक्योरिटी गार्ड से सुनने के बाद अब अनिका कहती है क्या आपको पता है कि वो 5 लोग कौन थे? क्या आप उन्हें जानती थी? अब ये सुनते ही यहाँ पर जया कहती है हमने सिर्फ देवराज गुलेरिया को ही देखा था, वो भी जब उनका चेहरे का मास्क गिरा था और उस बेरहम ने जो हमारी रानी साहिबा के साथ किया था ना, उस बात को तो धनंजय सच में हमें कभी भूलने ही नहीं देते हैं, क्योंकि जब हमें धनंजय दिखाई देते हैं ना तब हमें वही बात याद आती है। अरे उन्हें इतनी आसान मौत नहीं होनी चाहिए, उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सुनते ही भी यहाँ पर अनिका कहती है नहीं होगी उनकी इतनी आसान मौत, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, आपने कहा था ना कि नानी माँ के वफादार कहीं कैद हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ पर कैद हैं? अनिका की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर जया एकदम से ही खामोश हो जाती है और अब वो यहाँ पर कहती है पता नहीं, वो धनंजय बाबा ने किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए मुझे देखो उसके बारे में नहीं पता। अब उस बूढ़ी सिक्योरिटी गार्ड की ये बात सुनते ही अनिका अब अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है
ठीक है फिर अब हमें उस कबूतर से मिलना चाहिए। कुछ हद तक तो मुझे अब सच पता चल गया है कि आखिर कैसे क्या हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ सच जानना बचा हुआ है, जो मुझे वो कबूतर ही सब कुछ बता सकता है। अनिका अब उनसे बात करने के बाद अब वहाँ से जाने लगती है, तो वहीं अब जया कहती है, रानी साहिबा हमारे साथ हमारे साथ कुछ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जया की इस बात पर अब अनिका कहती है, थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए कि आपने हमें सब कुछ सच सच बताया। और ये कहते हुए ही अब अनिका वहाँ से जाने लगती है, तो वहीं यहाँ पर अब जया अब अपनी ही एक गहरी सोच में थी। अब वो अपनी सोच में ही कहती है, रानी साहिबा मुझे पता है कि मेरे इस शरीर में सांस तब तक बाकी है जब तक मैं आपके दुश्मनों को मरता हुआ नहीं देख लेती। जिस दिन मुझे मौत आएगी ना, उस दिन आपके दुश्मनों का अंत होगा, क्योंकि अब तो मुझे महादेव की भी यही इच्छा लग रही है, वरना अगर उन्हें उठाना होता तो वो मुझे कब का उठा लेते। लेकिन मुझे आपके दुश्मनों का अंत देखना है। एक तरफ जहाँ जया अपनी ही सोच में थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका यही सोचती है कि आज आजू से एक बार आकाश से भी मिल लेना चाहिए। बहुत समय हो गया है उसे आकाश से मिले हुए। जब से आकाश कैलाश अधिकारी के साथ यहाँ पर आया था, तब से वो आकाश से मिली नहीं थी, ना ही उसने बात की थी। वैसे भी उसे पता था कि आकाश ने अब तक तो कैलाश अधिकारी का अपने सवालों से क्या हाल करके रखा हुआ होगा, और क्योंकि कैलाश अधिकारी तो अभी उसे सब कुछ सच भी नहीं बता पा रहे होंगे, इसलिए उसे एक बार आकाश से भी मिल लेना चाहिए। यही सोचकर ही जैसे इधर अनिका भी यहाँ पर राजमहल में आती है, तो वो देखती है कि यहाँ पर लतिका भी गार्डन में अकेली बैठी हुई थी। लतिका को इस तरह से गार्डन में अकेला बैठा देखकर अब अनिका कहती है, लतिका बेटा आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? अच्छा ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या आप लॉन्ग ड्राइव पर चलना पसंद करेंगी? अब यहाँ पर अनिका की ये बात सुनते ही अब लतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था, इसीलिए ही वो यहाँ पर गार्डन में अकेली बैठी थी। लेकिन अब वो यहाँ पर अपनी मासी की ये बात सुनते ही जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाती और कहती है, हाँ मासी, वैसे भी मैं यहाँ पर बोर हो जाती हूँ, और आप देखिए ना कि काफ़ी वक्त से रिया से मेरी बात भी नहीं हो पा रही हैं। वो तो मुझे फ़ोन भी नहीं करती है मासी, मानो अब वो जैसे मुझे भूल ही गई हैं, और उसका फ़ोन जब मैं लगाती हूँ तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, बेटा वो क्या है ना कि रिया थोड़ा सा बिजी है, उसके एग्ज़ाम है ना, तो इसी वजह से। एनीवे अब चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, अब हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब लतिका भी जल्दी से पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाती हैं, तो वहीं अनिका भी यहाँ पर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती हैं और अब अपनी गाड़ी को कैलाश अधिकारी के घर की तरफ लेकर जाने लगती हैं। एक तरफ जहाँ पर अनिका लतिका के साथ जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मनाली में स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर अपने काम में ही लगी हुई थी। तभी वहाँ पर अब एनी आकर अब स्वाति मल्होत्रा से कहती है, बॉस मैं एक पेशेंट को यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा, जिन्होंने कि अभी अपने फेस को कवर किया हुआ था और अपने हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए थे, अब वो यहाँ पर कहती है, उसे यहाँ पर लेटा दो एनी, एक बार हम इसे एग्जामिन कर लेते हैं, शायद इसे एग्जामिन करने के बाद हमें कुछ पता चले। इस बात पर अब यहाँ पर इससे पहले कि एनी उसे लेटाती कि तभी अब आकांक्षा उसे रोकते हुए ही कहती है, स्वाति मल्होत्रा आप इसे एग्जामिन नहीं कर सकती हैं, आप प्लीज़ अभी थोड़ा सा दूर रहिए, डोंट टेक रिस्क, हम तीनों इस पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, क्योंकि आप एक ह्यूमन हैं और आप इससे इन्फेक्टेड हो सकती हैं। आकांक्षा की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ ठीक है, फिर ऐसा करो, जल्दी करना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब आकांक्षा कहती है, हमें अब उस आदमी से फाइट करनी होगी जो यहाँ पर इतने लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है, क्योंकि जब तक हम उसके साथ फाइट नहीं करेंगे तब तक हमें ना उसकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा और ना ही उसकी वीकनेस का। इधर आकांक्षा की इस बात पर बैनी कहती है, ये सही कह रही हैं आप। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अगर ऐसा है तो तुम तीनों जाकर उसके साथ इकट्ठा फाइट करो और हाँ अपने सिस्टम को एक्टिव किए रहना। वो गैस रिलीज कर रहा है, उसका ह्यूमंस पर कैसा असर होगा ये जानने के बाद
तुम दोनों एक्टिंग करना और जॉन के साथ मैं आकर तुम दोनों को यहाँ पर ले आऊँगी, क्योंकि देखो हमारे दुश्मनों को किसी भी तरह से शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर उस गैस के रिलीज होने की एक्टिंग अपने ऊपर नहीं की तो शायद तुम हमारे दुश्मनों को शक हो सकता है। ये सुनते ही पैनी कहती है, बॉस आपके लिए ये रिस्की हो सकता है अगर आप हमें वहाँ पर लेने आएंगी तो। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो एनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद को संभाल लूँगी। इधर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब आकांक्षा कहती है, ओके बट पहले इसे एग्जामिन करते हैं। आकांक्षा की ये बात सुनते ही अब स्वाति और बूढ़े बाबा अब उस पेशेंट से पीछे हट जाते हैं। तो वहीं एनी, जॉन और आकांक्षा अब उस पेशेंट को तीनों ही एग्जामिन करने लगते हैं। तो वहीं जब ये तीनों उसे एग्जामिन कर रहे थे तो अब स्वाति की नज़र अपनी स्क्रीन पर ही थी। इधर दिल्ली में मारवा हाउस के सीक्रेट लैब में इधर भूमिका भी यहाँ पर प्रीति को ढूंढते हुए ही अब उसके पास आ जाती और अब कहती है, प्रीति। अब ये सुनते ही अब प्रीति भी जल्दी से भूमिका के पास आती और कहती है, हाँ भूमिका दीदी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। प्रीति की इस बात पर अब भूमिका कहती है, तुम न्यूज़ तो सुन ही रही होगी ना कि मनाली में क्या क्या हो रहा है। प्रीति, मनाली में डॉक्टर्स की कमी हो रही है। अब भूमिका की इस बात पर अब प्रीति कहती है, भूमिका दीदी, डॉक्टर्स भी तो इंसान ही है ना, अरे उस गैस का असर तो डॉक्टर पर भी हो सकता है। ये सुनते ही भूमिका कुछ देर तक तो सोच में पड़ जाती है और अब वो सोचने के बाद कहती है, एनी और जॉन कहाँ है, क्योंकि उन दोनों के ऊपर तो उसका असर नहीं होगा। अब भूमिका की इस बात को सुनकर अब प्रीति कहती है, वो दोनों तो मनाली के लिए कब के निकल गए हैं। ये सुनते ही भूमिका कहती है, मुझे लगा ही था कि वो दोनों पक्का वहाँ गए होंगे। जब लाइफ केयर हॉस्पिटल के दरवाजे उनके ऑटोमेटिक लॉक हो रखे थे, वो जब अपने आप खुले तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इस बात पर अब प्रीति कहती है, भूमिका दीदी, मैंने न्यूज़ में सुना है कि दिल्ली में इसके 3 केसेस मिले हैं। इस बात पर अब भूमिका कहती है, हाँ, और वो भी हमारे हॉस्पिटल में। उन तीनों को अलग अलग रूम में रखा गया है और डॉक्टर भी काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ उन्हें चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों भी बातें ही कर रही थी कि तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है, क्या लगता है तुम सभी को मुझसे जीत जाओगे? हाँ, ये मुमकिन नहीं है। इधर जैसे ही ये आवाज़ अब भूमिका ने सुनी, ये सुनते हुए भूमिका और प्रीति दोनों ही एक दूसरे को देखती हैं और उसके बाद वो दोनों ही भागकर अब प्रोफेसर वांगापट्टू के रूम की तरफ जाने लगती हैं। और वो दोनों जैसे ही अब उनके पास जाती हैं तो वो अब उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे और अब वो उनसे कहते हैं, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ जला कर राख कर दूंगा। ये दुनिया बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और ये कहते हुए ही अब प्रोफेसर वांगापट्टू जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर अब प्रीति उनके पास जाकर कहती है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, देखिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये सुनते ही प्रोफेसर वांगापट्टू को गुस्सा आता है और अब वो कहते हैं, क्या कहा तूने, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं? हाँ, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो अभी तुम्हें पता ही नहीं है। मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो उस बुड्ढे को मार दिया और किसी को कुछ भी पता नहीं चला, और उसके बाद खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एस्टेब्लिश किया। इधर ये सुनते ही अब भूमिका और प्रीति दोनों ही एक दूसरे को देखने लगती हैं। तो वहीं भूमिका अब उसके और भी पास जाकर अब कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेड तो वो क्रिस्टोफर था ना, जो कि कब का मारा जा चुका है। ये सुनते ही यहाँ पर प्रीति पहले तो हैरानी से भूमिका को देखती है और उसके बाद अब वो समझ जाती है कि आखिर भूमिका क्या करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि भूमिका यहाँ पर इस वांगापट्टू से वो सारी की सारी बातें निकलवाना चाहती थी। यहाँ भूमिका अब अपने इंटेरोगेशन को जारी रखते हुए ही कहती है, तुम झूठे हो, तुम जो भी कुछ बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो। इधर यहाँ पर भूमिका की ये बात सुनते ही अब सर जी भड़क जाते हैं और वो अब कहते हैं, वो क्रिस्टोफर, अरे हट, वो तो बस मेरा एक प्याला था, उसे आगे रखकर पीछे से सारा का सारा खेल तो मैं खेल रहा था। अब उसकी ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, अच्छा ऐसा है तो क्या किया था तुमने? अब मैं कैसे यकीन करूं? इस बात पर अब सर जी कहते हैं, चल निकल यहाँ से, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने क्या क्या किया है। हाँ,
क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? और ये कहते हुए ही वो फिर से गहरी नींद में सो जाते हैं। ये देखकर अब भूमिका अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींच लेती है और वो अब कहती है, प्रीति प्रीति अब ये वापस कब आएगा? ये सुनते ही अब प्रीति कहती है, दीदी ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। इस बात पर अब भूमिका कहती है, एक बार वो सर जी को अपने कब्जे में ले लेना, उसके बाद तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। इधर यहाँ पर भूमिका जिसे कि सच में अब वांगा पट्टू और सर जी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में एक ब्लैक पैलेस में दो लोग यहाँ पर अपने मास्क पहनकर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें देखकर अब एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो उन दोनों में से कोई एक अब उसे एक जोर का पंच मारते हुए ही कहता है, हमें रोकने की कोशिश कैसे की तुमने? हाँ, ये कहते हुए ही वो दोनों मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं उन्हें देखकर अब एक आदमी कहता है, आप दोनों आ गए सर, आपका काफ़ी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए ही वो आदमी अब उन दोनों को एलिवेटर से सीधा ही टॉप फ्लोर की तरफ लेकर जाने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो दोनों टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं, तो वहीं उन दोनों में से अब एक आदमी कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते ही अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तो वहीं एक आदमी अब दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद जैसे ही यहाँ सामने से दरवाजा खुला, तो सामने एक आदमी को देखकर अब वो दोनों कहते हैं, हमें यहाँ बुलाने की वजह? इस बात पर अब वो आदमी कहता है, आप दोनों पहले अंदर आइए। उस आदमी की ये बात सुनते ही वो दोनों आदमी भी अब उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। तो सामने बेड पर लेटे हुए अब वो उस आदमी से कहते हैं, तुम अभी तक जिंदा हो, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेटर है। इस बात पर अब वो आदमी उन्हें घूर घूर कर देखने लगता है। तो वहीं अब उस आदमी का बेटा अब कहता है, अंकल अब तक आपको राजमहल की नई रानी के बारे में तो पता चल ही गया होगा ना? इस बात पर अब वो एक आदमी कहता है, हाँ निका गुलेरिया है ना वो? इस बात पर अब वो आदमी हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो वहीं अब यशपाल अग्रवाल कहता है, पहले कोई मुझे ये बताएगा कि ये गोल्डन ड्रग क्या है, क्योंकि मेरी नज़र तो किसी और केमिकल पर है और वो मुझे हर हाल में चाहिए। लेकिन ये गोल्डन ड्रग क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो पहले मुझे इसके बारे में बताओ।